महान भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता जताई। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को भी खत्म कर सकती है। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि भविष्य में एआई इंसानों की बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देगी। भविष्य में एक ऐसा दौर आएगा कि एआई के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और भविष्य में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों की विचारधाराएं मेल नहीं खाई तो इंसानों को युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। स्टीफन हॉकिंग की तरह ही एलन मस्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक खतरा बताते हैं। एलन मस्क का मानना है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना स्लो कर देना चाहिए। It has the potential, however small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of a civilizational destruction. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear war. तो आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या भला है और ये इंसानों के लिए कैसे खतरा साबित हो सकती है? और सच में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा है तो इंसान बना ही क्यों रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगल प्रसाद साहू और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। जिस तरह से हम इंसान अपनी बुद्धि के दम पर सोच समझकर फैसला लेते हैं, ठीक उसी तरह मशीनों भी सोच समझकर फैसला लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस की मिमिक्री करने के लिए बनाया गया था और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस की काया ही पलट दी है। जैसे कि आप इस सोफिया रोबोट से मिलिए। ये है सोफिया रोबोट जिसे हांगकांग की एक कंपनी ने बनाया था। इस रोबोट को पहली बार 19 अप्रैल 2015 में एक्टिवेट किया गया था। सोफिया को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वो इंसानों के जैसे दिखे। जब ये सोफिया रोबोट बात करती है तो ऐसा लगता है कि मानो ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान हो। ये इंसान की तरह ही अपने चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशन बना सकती है। ये आपकी मूवमेंट को कॉपी कर सकती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को कॉपी कर सकती है। सोफिया जितना ज़्यादा इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये खुद से ही चीज़ों को लर्न करती है और अपने आप को ही और ज़्यादा इम्प्रूव करती जाती है। और सोफिया रोबोट की इंटेलिजेंस के बारे में इससे अनुमान लगा सकते हैं। सऊदी अरब ने तो इसे अपने देश की नागरिकता तक दे रखी है। सोफिया ऐसा पहला रोबोट भी है जिसके पास अपना खुद का क्रेडिट कार्ड भी है। एक इंटरव्यू में सोफिया रोबोट से पूछा गया कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो पता है उसका क्या जवाब था? टर्मिनेटर। हम इंसान मशीनों को इंटेलिजेंट बनाते जा रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में उनसे अपना काम करवा सके। हमारी मशीन जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी तो हम उतने ही बेहतर तरीके से और जल्दी किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शुरुआत दौर में है। ऐसे मान के चलो कि अभी एआई के छोटे से बेबी की तरह है जिसको अभी बहुत बड़ा होना है। अगर आज के समय में आप अपने चारों ओर देखोगे तो आप देख पाओगे कि आपके मोबाइल फोन में, आपकी स्मार्ट वॉच में, आपके घर में लगा टीवी, इन सभी में एआई मौजूद है। यहाँ तक कि ऑटो पायलट के द्वारा जहाज़ों को भी एआई उड़ा रहे हैं। अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए 4 प्रकारों में बांट सकते हो, जिनमें पहला और शुरुआती भाग है ओईकेआई। ओईकेआई को आप फर्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो, जिनके काम करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ओईकेआई को इस तरह से बनाया गया है कि ये केवल कुछ छोटी मोटे काम कर सकती है, जैसे कि आप सीरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स को भी बोलकर कोई कमांड देते हो। जैसे कोई म्यूजिक चलाना है और कोई और सवाल पूछना है तो वो तुरंत आपके कमांड को सुनकर फॉलो करती है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि YouTube पर अलग अलग तरह की लाखों वीडियो पड़ी है, लेकिन आप जब भी YouTube खोलते हो तो YouTube की होम पेज पर केवल वही वीडियो दिखाई देती है जो आपकी इंटरेस्ट की होती है, जिसे आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे। डाटा और पैटर्न को लर्न करती है और आपको इम्प्रूव करती जाती है, जिसे
भविष्य में वो आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और बेहतर रिजल्ट दिखा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा प्रकार है डीप लर्निंग। वास्तव में इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चाओं में है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से और ज़्यादा एडवांस लेवल की एआई है। डीप लर्निंग को कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है। मुझे उम्मीद है कि आपने ओपन एआई के चैट जीपीटी को कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा। ये भी डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही इस्तेमाल करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला प्रकार है जनरल एआई, जिसे आप स्ट्रॉन्ग एआई भी बोल सकते हो। इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धिमत्ता हम इंसानों के बराबर है। मतलब जितने बुद्धिमान हम इंसान हैं उतनी ही बुद्धिमान स्ट्रॉन्ग एआई वाली मशीन होगी। जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बाल्यावस्था में है, जो खुद से सोच समझ तो सकती है, लेकिन अभी उसकी सोचने समझने की क्षमता हम इंसानों से बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मशीनों की बुद्धिमत्ता हम इंसानों के बराबर हो जाएगी। इस लेवल पर आकर ये मशीनों खुद से खुद की ही जैसे और ज़्यादा मशीनों बना सकती है। वैसे इस तरह की एआई अभी केवल एक साइंस फिक्शन ही है। इस लेवल पर आकर अगर मशीनों हम इंसानों के साथ मिलकर चली तो इंसान टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन अगर मशीनों ने हमारा विरोध किया तो हम इंसानों को अपने अस्तित्व की लड़ाई इन मशीनों से लड़ाई करना पड़ सकता है। वैसे वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और प्रकार बताते हैं, जिसे सिंगुलेटरी लेवल एआई बोला जाता है। वास्तव में इसी लेवल की एआई स्टीफन हॉकिंग ने वार्न किया था और एलन मस्क को भी ऐसी लेवल की एआई का डर सताता है। दरअसल सिंगुलेटरी लेवल पर मशीनों की बुद्धिमत्ता हम इंसानों से आगे निकल जाएगी। सिंगुलेटर लेवल पर आकर मशीनों की इंटेलिजेंस हमारी तुलना में उतनी ही होगी जितनी आज एक बंदर के सामने हमारी इंटेलिजेंस है। वास्तव में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर पहुंच गई और मशीनों हमारे साथ मिलकर चली तो हमें टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बात की क्या संभावना है कि इस लेवल पर आकर मशीनों हम इंसानों के साथ मिलकर ही चलेगी? क्या हम बुद्धिमान हैं इस वजह से हम जानवर को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं? तो क्या इस बात की संभावना नहीं हो सकती हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान मशीनों हमें अपना गुलाम ना बनाए? वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमैनिटी अपने अस्तित्व को खो देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर की कल्पना करके आज के वैज्ञानिक चिंतित हैं। एलन मस्क ने इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया है। एलन मस्क का मानना है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर सकते तो हमें उसके साथ चलना होगा। एलन मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें इंसानों के दिमाग में एक कंप्यूटर चिप लगाई जाएगी, जिससे इंसान अपने दिमाग से ही चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। इंसानों की इंटेलिजेंस भी मशीनों की तरह ही होगी। अगर एलन मस्क का ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो वास्तव में ये सदी का सबसे बड़ा आविष्कार साबित हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर काम कैसे करती है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक छोटे से पौधे की तरह मानकर चलिए, जिसमें पहले इसकी एल्गोरिदम को कोड किया जाता है। इसके बाद इसे बहुत सारा डाटा देकर इसकी सिंचाई की जाती है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाटा मिलता जाता है वैसे वैसे ये उस डाटा को अपने इंटेलिजेंस को और ज़्यादा बढ़ाती जाती है और अपने आप को इम्प्रूव करती जाती है। और जितना ज़्यादा ये ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करती है उतने ही ज़्यादा ये और ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फेसबुक ने एक मज़ेदार से एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें वो 2 चैटबॉट बनाई, उनसे बातचीत करवाई। पहले तो उनके बातचीत नॉर्मल चलती है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों बॉट्स अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज बना देते हैं और वो सीक्रेट भाषा में बातचीत करते हैं। वो सीक्रेट लैंग्वेज में 2 चैटबॉट क्या बातचीत हुई वो आज तक डिकोड नहीं हो पाया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों चैटबॉट नहीं चाह रहे थे कि कोई और उनके बात को समझ पाए।
दो चैटबॉट का ये बर्ताव देखकर फेसबुक को ये एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे लिए एक खतरा है। अगर वास्तव में ये एक खतरा साबित होती तो आज वैज्ञानिक इसे बनाते ही क्यों। आप सोच भी नहीं सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मेडिकल इमेजेस जैसे एक्सरे और एमआरआई इत्यादि को बारीकी से एनालिसिस किया जा सकता है। एआई ब्रेन सर्जरियों को भी बहुत एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म किया जा सकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नई नई मेडिसिनों को डिस्कवर किया जा रहा है और वैक्सीन भी बनाई जा रही है। अगर हम बिजनेस और इंडस्ट्री क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो ये एक रिवॉल्यूशन की तरह है। एआई के द्वारा कॉस्ट कटिंग करके बेहतर प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिससे बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सकता है। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हो या फिर फाइनेंस सेक्टर हो, हर जगह पर एआई के द्वारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा रहा है। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भले ही एआई हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकती है तो दूसरी ओर एआई हमें बेरोजगार बना रही है। भविष्य में एआई इंसानों के बीच क्या क्या मतभेद रहेगा वो भविष्य की बात है। अगर आज की बात करें तो एआई लोगों के रोजगार को छीनती जा रही है और अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखना कि बेरोजगारी किस हद तक बढ़ती जाएगी। इंडस्ट्री में अगर रोबोट्स काम करेंगे तो इंसान क्या करेंगे। अगर आप इतिहास की बात करेंगे, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी आपकी जॉब खा रही हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है लोगों की जॉब चली जाती है। जैसे कि जब स्मार्टफोन आई तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब चली गई, गाड़ियाँ आई तो घोड़ों गाड़ी चलाने वाले की जॉब चली गई, एटीएम आई तो बैंक में स्टाफ कम हो गई, डीटीएच आई तो केबल वर्कर्स की छुट्टी हो गई और अभी ओटीटी के ज़माने में टीवी पर संकट आ पड़ा है। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी बदलती है तो केवल उसी फील्ड में इम्पैक्ट होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर एक फील्ड में इम्पैक्ट करने वाली है। बहुत बड़े बड़े कंपनी तो अपने बहुत एम्प्लॉयज़ को जॉब से हटा दिया है। इसका कारण एआई को माना जाता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा। बहुत हार्ड वर्किंग के बाद ही इस वीडियो बन पाया है, तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।